जय हिंद। पिछले क्लास में हम लोगों ने प्लांट सेल और एनिमल सेल में अंतर को देख लिया था। अब हम लोग उसके आगे पढ़ेंगे। तो आगे जब पढ़ेंगे, सबसे पहले बताइए आप लोग, पिछला क्लास में जो बताए हुए थे, सेल के अध्ययन को क्या कहा जाता है। सब लोग कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कि सेल के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने बताया था सेल के अध्ययन को जो है कहा जाता है साइटोलॉजी। तो सेल यानी कि सेल जो है बाद में ये दो भागों में बट गया। कितने भागों में बट गया? तो ये दो भागों में बट गया। पहला हो गया प्रोकैरियोटिक, और दूसरा जो हो गया यूकैरियोटिक, दूसरा हो गया यूकैरियोटिक। सेल बाद में कितने भागों में बट गया? तो सेल जो है आगे चल के दो भागों में बट गया। पहला हो गया प्रोकैरियोटिक और दूसरा हो गया यूकैरियोटिक। ये जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती है, ये कोशिका अविकसित होती है। ये प्रोकैरियोटिक कोशिका वायरसों सब में पाया जाता है। तो छोटे छोटे चीज में जो है ना प्रोकैरियोटिक कोशिका पाया जाता है, जैसे कि वायरस हो गया, कोरोना वायरस, ये सब। और गाय भैंस में जो है ना एक वायरस फैलती है जिसे कहते हैं लंपी वायरस। तो लंपी वायरस हो गया, कोरोना वायरस हो गया। तो ये सब में कौन सी कोशिका पाई जाएगी? तो प्रोकैरियोटिक कोशिका पाए जाएंगे। और यूकैरियोटिक कोशिका को अगर हम देखें तो यूकैरियोटिक कोशिका को भी दो भागों में बांटा जाता है। पहला हो गया इसमें एनिमल सेल और दूसरा हो गया प्लांट सेल। समझ में आ गया? अगर देखें तो प्रोकैरियोटिक कोशिका जो है ये विकसित कोशिका हो गया। क्यों? क्योंकि हम लोगों की कोशिका जो है और प्लांट्स यानी कि पौधों को जो कोशिका है, ये कोशिकाएं क्या है? तो विकसित कोशिकाएं हैं। समझ में आ गया? और ये जो प्रोकैरियोटिक कोशिका जो है, प्रोकैरियोटिक कोशिका जो कि वायरसों सब में पाया जाता है, ये कोशिका कैसे हो जाएंगी? तो ये कोशिका हो जाएंगी अविकसित कोशिका। यहां तक समझ में आ गया? अगर हम देखें तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो है ये कुछ इस प्रकार से होती है। इसको अगर देखें तो कुछ या प्रोकैरियोटिक कोशिका कुछ इस प्रकार से होती है। इसमें जो है कोशिका भित्ति भी होती है और कोशिका झिल्ली भी होती है। समझ में आ गया? कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है हमारा प्रोकैरियोटिक कोशिका, जो कि वायरसों सब में पाया जाता है। और इसके बीच में जो है इसमें न्यूक्लियस होता है, जिसमें कि एनवलप नहीं रहता है। और उसके बाद अगर देखें प्रोकैरियोटिक कोशिका को, तो इसमें जो है ना सीलिया पाया जाता है। कुछ इस प्रकार से सीलिया, इसमें कुछ इस प्रकार से सीलियाएं पाई जाती है। ये क्या हो गया? सीलिया। ऐसे ऐसे करके जो है ना हमारा सीलिया होता है। और इसमें जो है एक क्या बोलते हैं, फ्लेजला भी पाया जाता है। फ्लेजला, ये हो गया सीलिया और ये फ्लेजला। जैसे कि हम आप लोगों को पिछले क्लास में बताए होंगे कि सीलिया जो है ना रोवा रोवा का टाइप का होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? सीलिया कहते हैं। और ये क्या हो गया? तो फ्लेजला हो गया। समझ में आ गया? इसमें सेल वॉल पाया जाता है और उसके बाद सेल मेम्ब्रेन भी पाया जाता है। समझ में आ गया? और उसके बाद अगर हम यूकैरियोटिक कोशिका को देखें तो यूकैरियोटिक कोशिका यानी यूकैरियोटिक कोशिका हम लोग की कौन सी कोशिका है? मानव का कोशिका हो गया यूकैरियोटिक कोशिका। समझ में आ गया? प्लांट का कौन सा कोशिका है? तो प्लांट का कोशिका हो जाएगा यूकैरियोटिक कोशिका। तो प्लांट्स और एनिमल सेल के बारे में तो मैंने पिछले क्लास में आप लोगों को डिटेल्स में पढ़ाया था। तो अभी वही चीज लिखते हैं यहाँ पे। जैसे कि गोल गोल आकार का कौन सा होता है? तो गोल आकार का होता है एनिमल सेल्स। ये सब यहां तक समझ में आ गया? गोल आकार का किसका होता है? एनिमल सेल। समझ में आ गया? अगर हम देखें तो वायरस जो होता है, जैसे कि लंपी वायरस हो गया, कोरोना वायरस हो गया, तो ये सब भी तो गति करता है। तो ये जो गति जो करता है, तो ये सीलिया और फ्लेजला, इन दोनों के माध्यम से ही प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं क्या करती है? गति करती है। समझ में आ गया? इसकी जो सॉरी इसके जो निकोलियस जो होता है, निकोलियस, तो निकोलियस में जो है कोई भी कवर नहीं होता है, परंतु मानव की कोशिका हो गया और अगर देखें प्लांट की कोशिकाएं हो गई, तो इसमें जो निकोलियस जो पाया जाता है, तो इसके निकोलियस में कवर पाया जाता है। कवर होता है। क्या होता है? कवर होता है। समझ में आ गया? उसके बाद अगर हम देखें तो इसमें जो है ना माइटोकॉन्ड्रिया होता है एनिमल सेल में,
उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होता है, जिसे कि कोशिका की हम लोग कंकाल कहते हैं। आप लोगों को पिछले क्लास में हम बता चुके होंगे। उसके बाद अगर देखें तो राइबोसोम, दाना दाना प्रकार का जो आकृति पाया जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, क्या होता है, राइबोसोम पाया जाता है। अगर उसके बाद अगर देखें तो लाइसोसोम पाया जाता है, वेग्यूल्स पाया जाता है, सेंट्रोसोम पाया जाता है, गोल्जी बॉडी पाया जाता है। समझ में आ गया। और ये बीच में क्या हो गया, तो न्यूक्लियस पाया जाता है। समझ में आ गया। एनिमल्स के सेल में भी जो है ना सीलिया फ्लेजला टाइप का जो है ना पाया जाता है। सीलिया फ्लेजला एनिमल्स के सेल में भी होता है, परंतु प्लांट के सेल में जो है सीलिया और फ्लेजला नहीं पाया जाता है। ये बात समझ में आ गई, समझ में आ गया ना, सीलिया और फ्लेजला टाइप का पाया जाता है। और उसके बाद अगर देखिए तो इसके बीच में जो है ना जीव द्रव्य। अब आप लोग कुछ फंसेंगे, बताइए, एक क्वेश्चन का जवाब देंगे आप लोग कि जीव द्रव्य का खोज किसने किया था। सब लोग कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कि जीव द्रव्य का खोज किसने किया था और जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार किसने बताया था। जल्दी जल्दी, हमारे बताने से पहले आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, बेईमानी कोई नहीं करेगा। जल्दी जल्दी आप लोग लिखिए। ये समझ में आ गया। इस प्रकार से ना जीव द्रव्य पाया जाता है। समझ में आ गया ना। तो जीव द्रव्य का खोज जो है पुरकिंजे साहब ने किया था और जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार हेक्सले नामक वैज्ञानिक ने बताया था। यहां तक समझ में आ गया। अगर हम प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका इन दोनों के अंतर को देखें तो हम लोगों में जो राइबोसोम जो पाया जाता है, कौन चीज, राइबोसोम, तो वो 80 सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट होता है, यानी कि 18S। समझ में आ गया। क्यों, क्योंकि हम लोगों को जो है ज्यादा एनर्जी की जरूरत है। समझ में आ गया। पानी देना थोड़ा। समझ में आ गया। हम लोगों को क्या है, तो हम लोगों को ज्यादा एनर्जी की जरूरत है। परंतु अगर हम प्रोकैरियोटिक में देखें तो प्रोकैरियोटिक में जो होता है तो इसमें जो है होता है ना 70 सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट होता है, यानी कि इनमें जो पाया जाता है सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट वो 70 होता है। क्यों, क्योंकि इनको जो है ऊर्जा की जरूरत कम होती है। यहां तक समझ में सबको आ गया। अगर हम देखें इन दोनों के अंतर को, अगर सबसे पहले देखें तो ये क्या है, ये है अविकसित कोशिका। क्या है यह, अविकसित कोशिका। और ये कौन चीज है, तो विकसित कोशिका। यहां तक समझ में आ गया। तो इन दोनों में तो हम पहला अंतर समझ में आ गया। ये कौन चीज है, अविकसित। क्या है यह, अविकसित। क्या है यह, अविकसित। पहला अंतर सबको समझ में आ गया। और ये कौन चीज है, विकसित कोशिका है। सॉरी, इसको जो है हम यहाँ पे लिखते हैं। पहला प्रोकैरियोटिक कौन सा हो गया, ये हो गया अविकसित। अविकसित, समझ में सबको आ गया। और ये कौन सा हो गया, तो ये हो गया विकसित। ये क्या हो जाएंगे, विकसित। सॉरी, विकसित। समझ में आ गया। ये अविकसित और ये विकसित कोशिका। यहां तक सबको समझ में आ गया। अब उसके बाद अगर देखें तो सीलिया और फ्लेजला एनिमल्स के सेल में भी पाया जाता है और सीलिया और फ्लेजला किसमें पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक में भी पाया जाता है। समझ में आ गया। तो सीलिया हो गया, सीलिया, फ्लेजला, फ्लेजला हो गया। अब उसके बाद सीलिया फ्लेजला इसमें भी पाए जाएंगे। सीलिया हो गया, फ्लेजला हो गया। तो सीलिया फ्लेजला तो इन दोनों में भी पाए जाएंगे। यहां तक सबको समझ में आ गया। किसी को कोई दिक्कत, अगर दिक्कत होगा तो आप लोग धड़ाक धड़ाक कमेंट सेक्शन में लिखने की कोशिश करें। समझ में आ गया। उसके बाद अगर देखें तो जीव द्रव्य जैसे कि प्रोटोप्लाज्म, तो प्रोटोप्लाज्म जो है, प्रोटोप्लाज्म प्रोकैरियोटिक कोशिका में भी होंगी। समझ में आ गया। और प्रोटोप्लाज्म यूकैरियोटिक कोशिका में भी होंगी। आप लोगों को समझ में आ गया। तो यहाँ पे प्रोटोप्लाज्म लिख देते हैं। प्रोटोप्लाज्म जो कि जीव द्रव्य होता है, तो इसमें भी जीव द्रव्य होंगे ना, क्योंकि जीव द्रव्य सूखने से कौन बचाता है, तो जीव द्रव्य ही इनको सूखने से बचाता है। यहां तक सबको समझ में आ गया, बताएंगे यस या नो।
जल्दी जल्दी समझ में आ गया। जीव द्रव्य इसमें भी पाएंगे और प्रोटोप्लाज्म इसमें भी पाएंगे। प्रोटोप्लाज्म हो गया, प्रोटोप्लाज्म इसमें भी और प्रोटोप्लाज्म इसमें भी, समझ में आ गया ना। उसके बाद अगर देखें तो हम लोगों को तो भोजन की आवश्यकता होती है, भोजन करते हैं, उसके बाद क्या करता है माइटोकॉन्ड्रिया हम लोगों को ऊर्जा प्रदान करती है, समझ में आ गया ना। अगर देखें तो प्रोकैरियोटिक कोशिका जो है, प्रोकैरियोटिक कोशिका ये नंगी आंखों से नहीं दिखती है, इसे माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है, समझ में आ गया ना। अब इसे तो नंगी आंखों से यूकैरियोटिक कोशिका भी नहीं दिखती है, परंतु प्रोकैरियोटिक कोशिका के मुकाबले यूकैरियोटिक कोशिका जो है ये थोड़ी बड़ी होती है। क्या होता है? बड़ा। और प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होता है? ये होता है छोटा। इसको क्या लिख देते हैं? छोटा। समझ में आ गया। और यूकैरियोटिक कोशिका जो है ये क्या होंगी? तो बड़ी कोशिका होंगी। समझ में आ गया? यहाँ पे बड़ी, यहाँ तक सबको समझ में आ गया? समझ में आ गया। और इसमें जो है ना राइबोसोम इसमें पाया जाता है। इसमें राइबोसोम कौन सा पाया जाएगा? इसमें राइबोसोम पाया जाएगा आपको 70 सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट पाए जाएंगे। किसमें? तो प्रोकैरियोटिक में। समझ में आ गया। अगर हम यूकैरियोटिक के देखें, हम लोगों में जो पाया जाता है और पैर पौधे में जो पाया जाता है, इसमें पाए जाएंगे 80 सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? कितना? यहाँ पे राइबोसोम जो पाया जाएगा 80 सेडिमेंटेशन पाए जाएंगे। यहाँ पे समझ में आ गया? समझ में सबका आ गया। और अगर हम देखें तो इसके न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस के अंदर किसी भी प्रकार का कवर नहीं होता है। क्या नहीं होता है? न्यूक्लियस के अंदर कवर नहीं होता है। और अगर हम एनिमल्स के सेल में देखें तो एनिमल्स के सेल में कवर होता है। समझ में आ गया। यहाँ पे एनिमल्स के सेल में यानी कि यूकैरियोटिक में क्या होगा? न्यूक्लियस के अंदर कवर होगा। क्या हो जाएगा? न्यूक्लियस में क्या हो जाएगा? कवर होगा। समझ में आ गया? कवर। और इसमें जो है ना प्रोकैरियोटिक में कवर नहीं होगा, इसमें न्यूक्लियस के अंदर कवर नहीं होगा। यहां तक सबको समझ में आ गया? समझ में आ गया। अगर एक बार फिर से देख लेते हैं, सेल कितने भागों में? 2 भागों में, पहला प्रोकैरियोटिक, दूसरा यूकैरियोटिक। समझ में आ गया। और प्रोकैरियोटिक कोशिका जो है ना किसमें होता है? वायरसों में पाया जाता है। जैसे कि हो गया कोरोना वायरस। कोरोना वायरस में कौन सा कोशिका, कौन सा है कोरोना वायरस? प्रोकैरियोटिक है। समझ में आ गया। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होता है? अविकसित कोशिका होता है। समझ में आ गया। उसके बाद इसमें जो है ना सीलिया फ्लेजला पाया जाता है। सीलिया फ्लेजला एनिमल्स के सेल में भी पाया जाता है, प्लांट के सेल में भी प्लांट के सेल में नहीं पाया जाता, एनिमल्स के सेल में पाया जाता है। समझ में आ गया। और उसके बाद प्रोकैरियोटिक में देखें, इसमें सीलिया पाया जाएगा, फ्लेजला पाया जाएगा, प्रोटोप्लाज्म होगा। प्रोटोप्लाज्म यानी कि जीव द्रव्य। जीव द्रव्य तो एनिमल्स के सेल में भी होगा। समझ में आ गया ना। इन दोनों के अंतर को देखें तो सीलिया एनिमल में भी, यूकैरियोटिक में भी और प्रोकैरियोटिक में। समझ में आ गया। फ्लेजला प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक दोनों में, प्रोटोप्लाज्म प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में। और उसके बाद ये प्रोकैरियोटिक जो होता है यूकैरियोटिक के मुकाबले में बहुत ही क्या होता है? छोटा होता है। तो प्रोकैरियोटिक क्या हो जाएंगे? छोटा। इसमें भी राइबोसोम पाया जाएगा, लेकिन कौन सा राइबोसोम? तो 70S यानी कि 70 सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। समझ में आ गया। उसके बाद इसके अंदर जो होता है न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस के अंदर किसी भी प्रकार का कोई कवर नहीं होता है। समझ में आ गया। लेकिन एनिमल्स में कौन सा पाया जाएगा? तो राइबोसोम पाए जाएंगे 80 वाला, और न्यूक्लियस के अंदर कवर होगा। समझ में आ गया। अगर हम देखें तो प्रोकैरियोटिक में जो है इसमें जो है ना क्या पाया जाता है? कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। समझ में आ गया। इसमें क्या पाया जाएगा? मेम्ब्रेन। इसमें क्या पाया जाएगा? सेल मेम्ब्रेन। समझ में आ गया। परंतु प्रोकैरियोटिक कोशिका जो है इसमें सेल मेम्ब्रेन के साथ साथ सेल वॉल भी पाया जाता है, सेल वॉल। लेकिन अगर हम देखें ये एनिमल्स का सेल है, परंतु अगर प्रोकैरियोटिक तो प्लांट का भी है ना, तो प्लांट में जो है क्या पाया जाता है? सेल वॉल भी पाया जाता है और सेल मेम्ब्रेन भी पाया जाता है। यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो जाएंगे? सेल वॉल है। समझ में आ गया। सेल वॉल किस में पाया जाता है? प्रोकैरियोटिक में भी और यूकैरियोटिक में भी। यहाँ तक सबको सब चीज समझ में आ गया।
समझ में आ गया? फिर से एक बार रिविजन कर लेते हैं, मेरे साथ सब बोलेंगे। सेल कितने भागों में बटा? 2 भागों में। पहला कौन सा? प्रोकैरियोटिक। दूसरा कौन सा? यूकैरियोटिक। समझ में आ गया? इन दोनों के अंतर को हम लोग देख लिए, समझ में आ गया? ये जो प्रोकैरियोटिक कोशिका किसमें होता है? वायरसों में होता है। समझ में आ गया ना? ये लंपी वायरस जो है कल आजकल गाय भैंस ये सब में फैलता है। ये बहुत ही खतरनाक है लंपी वायरस से, जो गाय भैंस में घाव वॉस बहुत चीज बहुत सारा बीमारी प्रवेश कर जाता है लंपी वायरस के थ्रू। समझ में आ गया? तो उन वायरसों में क्या पाया जाएगा? प्रोकैरियोटिक। समझ में आ गया? प्रोकैरियोटिक गति कौन चीज से चलती है करती है? तो गति करता है सिलिया फ्लेजला के थ्रू। समझ में आ गया? और प्रोकैरियोटिक कौन कौन सा होगा? एनिमल्स का होगा, प्लांट का होगा। यहां तक सबको समझ में आ गया? आ गया? चल इसको मिटाते हैं। हाँ। अगर किसी को किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जल्दी जल्दी कमेंट कर दीजिए। आप लोगों के डाउट का जो है सॉल्यूशन आराम से हो जाएगा। यहाँ पे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सबको सब चीज समझ में आ गया। अब आगे अगर हम देखें तो एनिमल सेल सबसे पहले अगर देखते हैं एनिमल सेल, तो एनिमल सेल में क्या क्या होता है आप लोग जल्दी जल्दी बताएंगे। तो प्लांट सेल डिटेल में पढ़ा चुके हैं, एनिमल सेल भी पढ़ा चुके हैं, लेकिन जो चीज छूटा होगा सब चीज को देखेंगे। हाँ, इसमें जो है सबसे पहले क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया। ऊर्जा बनाने के लिए क्या होती है, किसकी जरूरत होती है? माइटोकॉन्ड्रिया की। उसके बाद बीच में यानी कि केंद्रक। केंद्रक का खोज किसने किया था? आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में बताइए। ये हो जाएगा निकोलियस हो जाएगा। निकोलियस के अंदर क्या होगा? कवर होगा। समझ में आ गया? यहाँ पे हो जाएगा गोल्जी बॉडी। क्या हो जाएगा? गोल्जी बॉडी, ऊर्जा आदान प्रदान करने के लिए। उसके बाद पानी स्टोर करने के लिए वेग्यूल्स। समझ में आ गया? कोशिका नया निर्माण करने के लिए सेंट्रोसोम, फोटोकॉपी का मशीन है ये। उसके बाद आत्महत्या की थैली जिसे कहते हैं उसे क्या कहते हैं? लाइसोसोम। उसके बाद राइबोसोम पाया जाएगा, वेग्यूल्स हो गया। उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या होगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये 2 प्रकार का होता है, पहला स्मूथ और रफ। समझ में आ गया? अगर हम एक चीज अगर ध्यान से देखें तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है? ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। इसके अंदर इस प्रकार की संरचनाएं पाई जाती है। समझ में आ गया? इस प्रकार की जो संरचना पाई जाती है ये क्या है? क्रिस्टिक है। क्या है? क्रिस्टिक। माइटोकॉन्ड्रिया बोलता है कि राइबोसोम क्या करता है? ऊर्जा निर्माण करता है। ये कौन सा ऊर्जा निर्माण करता है? एटीएस। समझ में आ गया? तो ऊर्जा बनाने के बाद ये क्या करता है? सभी कोशिका के सभी अंगों तक पहुंचाने का काम करता है। कौन? राइबोसोम। ऊर्जा निर्माण होने के तुरंत पश्चात। यहां तक सबको समझ में आ गया? परंतु यहाँ जो माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है इसको जो है ना दिन भर काम करना होता है, हर वक्त काम करना होता है। तो इसको जो है एक्स्ट्रा क्या होता है? एक्स्ट्रा ऊर्जा की जरूरत होती है, एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत होती है। समझ में आ गया? तो वो एक्स्ट्रा एनर्जी जो है ये क्या करता है? अपने अंदर छुपा के यानी कि चुरा के एक रखता है, जिसे कि हम लोग जानते हैं पहले से। वो रखता है 70s। यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है कि बताइए माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऐसा कौन सा अंग है जो कि 70s छुपा के रखता है? समझ में आ गया? तो ये हो जाएगा कौन चीज? माइटोकॉन्ड्रिया। समझ में आ गया? यहाँ तक माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? 70s को अपने अंदर क्या करता है? छुपा के रखता है। ये तो बात हो गया हम लोगों को किसका? तो एनिमल सेल। परंतु प्लांट सेल में भी एक ऐसा अंग है जिसे कि हर वक्त काम करना होता है। उसका नाम क्या है? तो अगर हम यहाँ पे दे देते हैं उसका, तो उसमें भी जो है ना 24 घंटा उसको काम करना होता है, हर वक्त काम करना होता है। समझ में आ गया? तो वो है प्लास्टिड। प्लास्टिड भी क्या करता है? प्लास्टिड भी 3 प्रकार के होते हैं। पहला हरित लवक, वर्णित लवक, अवर्णित लवक। ये भी कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। इसको भी जो है ना हर वक्त 24 घंटा काम करते रहता है। समझ में आ गया ना? तो इसको भी जो है एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत होती है। तो प्लांट के सेल में भी जो है ना जो प्लास्टिड है, प्लास्टिड क्या करता है? 70s अपने अंदर छुपा के रखता है। यहां तक सबको सब चीजें समझ में आ गया? इधर जो है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है कौन? माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? 70s को अपने अंदर छुपा के रखता है।
और उसके बाद ये जो है ना प्लास्टिड जो है, प्लास्टिड भी अपने अंदर 70s को छुपा के रखता है। समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया? एक सेकेंड। यहां तक सबको सब चीज समझ में आ गया? ये क्या करता है, अपने अंदर माइटोकॉन्ड्रिया सब क्या करता है, छुपा के रखने का कार्य करता है। समझ में आ गया? एनिमल सेल, प्लांट सेल में अगर किसी को कोई दिक्कत, कोई ऐसा टर्म हो जो कि गलती से छूट गया हो, तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसे बताने का अगले क्लास में बता दूंगा। समझ में आ गया? तो अगर हम देखें तो मोटा मोटी सब चीज़ हम लोगों ने देख लिया है सेल में। तो देखते हैं एक चीज़, ये बन गया कौन सा सेल, एनिमल सेल। समझ में आ गया? यहाँ पे है कौन चीज, माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ पे हो गया गोल्गी बॉडी, यहाँ पे हो गया उसके बाद क्या गोल्गी बॉडी, वैक्यूल्स हो गया, लाइसोसोम हो गया, सेंट्रोसोम हो गया। समझ में आ गया? राइबोसोम हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, और बीच में कौन सा होता है, केंद्रक। केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस होता है। समझ में आ गया ना? केंद्रक, केंद्रक को जो है वैज्ञानिकों ने जूम करके, अगर ध्यान से उसको जूम करके देखा, तो इसके अंदर जो है इस प्रकार की संरचनाएं, इस प्रकार की संरचनाएं देखने को मिला। केंद्रक, सबसे पहले आप लोग बताएंगे कि केंद्रक, केंद्रक को यहां लिखते हैं, केंद्रक। केंद्रक का खोज किसने किया था? तो केंद्रक का खोज जो है किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन, ब्राउन। समझ में आ गया? रॉबर्ट ब्राउन क्या किया था, केंद्रक का खोज किया था। समझ में आ गया ना? लेकिन एक वैज्ञानिक और है जिन्होंने क्या किया, इनको ध्यान से जूम करके देखा, तो इस प्रकार की आकृति मिली। समझ में आ गया ना? तो इनको क्या किया, देखा, इसको यहाँ पे बनाए, तो इसको ध्यान से जब देखा, तो यहाँ जो सलाई रिंच की तरह एक आकृति इनको देखने को मिली। इस प्रकार की आकृति देखने को मिली। समझ में आ गया? इनको जब ध्यान से देखा, तो सलाई रिंच की तरह जो है ना आकृति देखने को मिली, तो इनका नाम पड़ गया, इन्हें जो है ना पता बोलते हैं हम लोग क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्र, गुणसूत्र। वैज्ञानिकों ने इसे ध्यान से जूम करके देखा, तब समझ में आ गया ना? तो उस वैज्ञानिक का नाम था वाल्डेयर, जिन्होंने जो है ना क्रोमोसोम का खोज किया था। जिसने क्रोमोसोम का खोज किया था उसका नाम क्या था, वाल्डेयर। समझ में आ गया? वाल्डेयर, वाल्डेयर। यहां से क्वेश्चन बनेगा, क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्र की खोज किसने किया था? तो गुणसूत्र का खोज किया था वाल्डेयर साहब ने। समझ में आ गया? तो इस सलाई रिंच की तरह आकृति मिली, जो कि एक नहीं बल्कि न्यूक्लियस के अंदर, केंद्रक के अंदर जो है टोटल 23 जोड़ा, कितना, 23 जोड़ा, 23 जोड़ा, 23 यानी कि 46, 23 जोड़ा गुणसूत्र देखने को मिला। समझ में आ गया? ये कौन सा सेल है, एनिमल्स का सेल है। एनिमल्स के सेल के अंदर रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था, केंद्रक का खोज किया था, परंतु वाल्डेयर साहब ने इनको जब न्यूक्लियस को, जब केंद्रक को जूम करके देखा, तो उसके अंदर जो है ना सलाई रिंच की तरह आकृति मिली, जिसका नाम है गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम। समझ में आ गया ना? जो कि मानव शरीर में टोटल 23 जोड़ा पाया जाता है। समझ में आ गया? 23 जो, अब इसे जोड़ा में ही क्यों बोलते हैं हम लोग, 46 क्यों नहीं बोलते हैं कि हमारे शरीर के अंदर जो है ना 46 क्रोमोसोम है। जोड़ा में इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमको हम लोगों के अंदर देखिएगा तो आंख दो, नाक दो, समझ में आ गया? दांत को देखे तो 16 ऊपर 16 ऊपर। समझ में आ गया? उसके बाद हाथ को देखे तो एक हाथ इधर एक हाथ इधर, पैर को देखे तो एक पैर इधर एक पैर इधर। इसलिए जो है ना जोड़ा में इस लोग क्रोमोसोम को हम लोग देखते हैं। समझ में आ गया? परंतु वैज्ञानिकों ने यहीं पे नहीं रुका। समझ में आ गया ना? इनको जब ऐसे करके खींच दिया, और ये सलाई रिंच की तरह जो आकृति है ये कौन चीज है, ऐसे करके खींच दिया,
ऐसे करके क्या किया, खींच दिया। समझ में आ गया ना। इस प्रकार से समझ में आ रहा है आप लोगों को अच्छा से। खींचने के बाद जो है इस प्रकार की आकृति बन गई। समझ में आ गया। तो इनका नाम पड़ गया डीएनए। क्या हो गया यह, डीएनए। डीएनए समझ में आ गया। डीएनए को जो है सबसे पहले, डीएनए को सबसे पहले देखा था कार्लसबर्ग ने। कौन देखा था, कार्लसबर्ग। कार्लसबर्ग, कार्लसबर्ग। डीएनए को देखिए सबसे पहले जो है ना केंद्रक का खोज कौन किया था, तो केंद्रक का खोज किया था कौन, रॉबर्ट ब्राउन ने। समझ में आ गया। रॉबर्ट ब्राउन के बाद जो है ना क्या बोलते हैं, वाल्डेयर नाम का व्यक्ति आया। और वाल्डेयर नाम का व्यक्ति जो है ना वो आराम से केंद्रक को जूम करके देखा, जूम करके तो उसके अंदर जो है ना ऐसे हिलता हिलता जो आकृति दिखाई दिया, उसको और जूम किया। और जूम करने के बाद उसको नजर आया सलाई रीछ की तरह आकृति। समझ में आ गया ना। तो उसका नाम क्या पड़ गया, वो टोटल हमारे केंद्रक के अंदर 23 जोड़ा था, 23 जोड़ा। समझ में आ गया। तो उसका नाम क्या पड़ गया, क्रोमोसोम, यानी कि गुणसूत्र। समझ में आ गया। क्वेश्चन बनेगा कि हमारे शरीर के अंदर गुणसूत्र कितने होते हैं, तो हमारे शरीर के अंदर जो गुणसूत्र होते हैं टोटल 23 जोड़ा, यानी कि 46 होता है। यहाँ यहीं पर ही नहीं रुका, अगला वैज्ञानिक आया। अगला वैज्ञानिक कौन आया, कार्लसबर्ग। कार्लसबर्ग ने क्या किया, ये सलाई रीछ की तरह जो आकृति थी इसको पकड़ के खींच दिया। खींचने के बाद क्या बन गया, डीएनए। क्या बन गया, डीएनए, यानी कि डीएनए है। समझ आ गया। जो कि इसमें जो है ना ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन है डीएनए। समझ आ गया। डीएनए के अंदर टोटल इंफॉर्मेशन होती है केंद्रक के अंदर। समझ में आ गया ना। इसे क्या पड़ गया, ये यहीं तक ही नहीं, ये जो है ना पूरे इसमें पाया जाता है, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके इस प्रकार की आकृति पूरे क्रोमोसोम के अंदर होता है, पूरे क्रोमोसोम के अंदर। समझ में आ गया। तो डीएनए को सबसे पहले देखा किसने, तो डीएनए को सबसे पहले देखा था जिस व्यक्ति का नाम था कार्लसबर्ग। कार्लसबर्ग ने क्या किया, डीएनए को सबसे पहले देखा। लेकिन इसका डिजाइन जो है, डिजाइन तैयार किया था वाटसन एंड क्रिक ने। कौन किया था, डिजाइन तैयार किया था वाटसन एंड क्रिक ने। समझ में आ गया ना। वाटसन एंड क्रिक क्या किया था, इनका डिजाइन तैयार किया था। समझ में आ गया। इसको जब और खींच दिया गया तो इसमें एक चीज और निकला, ऐसे ऐसे करके निकला। इसे कहते हैं हम लोग जीन। जीन का खोज किया था जोहानसन ने। जोहानसन, समझ में आ गया ना। जोहानसन ने क्या किया था, जीन का खोज किया था। समझ में आ गया। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया, निकोलस का खोज किया। अब वही अगर ध्यान से उसको जूम उम करके अच्छा से खोल खाल के अगर देख लेता तो याद करने की हम लोग को जरूरत ही नहीं पड़ता। सलाह में बताओ कितना है ये वर्ड, क्या हो गया, क्रोमोसोम का खोज कौन कर दिया, तो वाल्डेयर ने कर दिया। डीएनए का खोज कौन किया, कार्लसबर्ग ने। और कार्लसबर्ग को अगर जब देखा, कार्लसबर्ग ने खोज किया तो उसी को और अच्छा से देख लेना चाहिए था, उसी को डिजाइन तैयार कर देना चाहिए। लेकिन नहीं, किसने डिजाइन तैयार किया, वाटसन एंड क्रिक ने। समझ में आ गया। उसके बाद आगे जब देखा तो जोहानसन नामक व्यक्ति आए और जोहानसन नामक व्यक्ति ने क्या किया, जीन का खोज किया। समझ में आ गया। यहाँ तक सबको सब चीज समझ में आ गया। एक बार देख लेते हैं हम लोग फिर से। सबसे पहले ये केंद्रक का खोज, सबसे पहले बताइए केंद्रक का खोज किसने किया था, तो केंद्रक का खोज किया था किसने, तो रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया, केंद्रक का खोज किया। समझ में आ गया। उसके बाद अगर हम देखें तो उसमें जो हिलता हुआ आकृति थी क्रोमोसोम, तो क्रोमोसोम का खोज किसने किया था, तो क्रोमोसोम का खोज किया था आपको वाल्डेयर ने। किसने किया था, वाल्डेयर ने। क्रोमोसोम हमारे शरीर के अंदर कितना जोड़ा होता है, तो 23 जोड़ा। समझ में आ गया। टोटल कितना, तो 46। समझ में आ गया। क्यों होता है ये भी समझ में आ गया। उसके बाद डीएनए का खोज कौन किया था, तो डीएनए का खोज किया था कार्लसबर्ग ने। कार्लसबर्ग ने डीएनए को सबसे पहले देखा और डीएनए का डिजाइन तैयार किसने किया, तो वाटसन एंड क्रिक ने। समझ में आ गया। उसके बाद आगे जीन का खोज किसने किया था, तो जीन का खोज किया था जोहानसन ने। यहां तक सबको समझ में आ गया। जय हिंद। मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। तब तक आराम से आप लोग क्लास को देखिए, समझिए।
जय हिंद।